Hey, good evening, Ritima. Good evening, sir. Right, I hope मेरी आवाज सब कुछ क्लियर होगा। तो ये है इलेक्ट्रिक Yes. चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 5 और प्रोबेबली हम आज इसको खत्म कर देंगे। Yes. हमारी कुछ छोटी सी चीजें बची हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बचा क्या होता है, हमने बेसिक्स इंट्रोडक्शन कर ली थी, होता क्या है। फिर उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद उसकी कुछ डेरिवेशन प्रूफ वगैरह करेंगे। फिर फाइनली एट द एंड ऑफ द क्लास हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल की लेंथ क्या होती है और डाइपोल का मोमेंट क्या होता है। तुम्हें हो सकता है थोड़ी थोड़ी चीजें ये ऑलरेडी आती हैं बिकॉज तुमने ऑलरेडी ये कर रखा है, बट स्टिल हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। लेकिन ये आज की क्लास शुरू करने से पहले बहुत ही ब्रीफली बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, चार्ज के बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ी, क्वांटाइजेशन पढ़ा, कंजर्वेशन पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा था कि परमिटिविटी क्या होती है, कि हर मटेरियल की अपनी अपनी परमिटिविटी होती है। ये ग्रेविटेशन की तरह नहीं होती है। ग्रेविटेशन में तो हर जगह जी सेम ही होता है, लेकिन कूलम्ब्स लॉ में हर मटेरियल की अपनी अपनी परमिटिविटी होती है। तो अपनी अपनी परमिटिविटी की वजह से हर मटेरियल का अपना अपना के होता है। अपने अपने के की वजह से हर मटेरियल में अलग अलग फोर्स लगेगी। अगर तुम दो चार्जेस को अलग अलग मटेरियल में रखोगे, फोर्स अलग अलग रहेगी। क्यों? क्योंकि सबका के अलग है। के सबका क्यों अलग है? क्योंकि सबका एप्सिलॉन अलग है। और जो स्पेस का एप्सिलॉन है दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट। बाकी सारे मटेरियल्स का जो Not. एप्सिलॉन है दैट इज मोर देन द एप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। और आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले दो टर्म्स हैं। नॉर्मली इस चैप्टर में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बिकॉज ये जो सारी टर्म्स अभी आने वाली हैं ये सारी नई टर्म्स हैं। 11th क्लास में मैं जो भी कर रहा था, फोर्स, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, वो सब कुछ मैंने 9th में सुन रखा था। लेकिन अभी जो आज हम टर्म्स को बोलने वाला हूँ जो मैं 12th क्लास में, ये सारी चीजें 9th 10th 11th कभी भी नहीं थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पहली बार सुन रहे हैं, तो हो सकता है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सके, हो जाए अगर तुम इसको पहली बार सुन। So, the most confusing part इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में कि मेरे पास दो टर्म्स हैं। पहली टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब दोनों में फर्क क्या है? सो दिस इज जस्ट लाइक अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ वेट क्या होता है, फिर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा वेट कितना है, तो तुम पहले तो बताओगे कि वेट वो तरीका है जिससे हम देख लें कि किसी बंदे में कितना मास है या फिर कोई बंदा कितना हैवी है। तो मेरे को जनरल इंग्लिश में तुम समझा दोगे कि ये वेट होता है। फिर उसके बाद तुम बताओगे कि मेरा वेट है जी 50 किलो। सिमिलरली अगर मैं तुमको बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और उसके बाद मैं तुमसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है कि किसी चार्ज के आसपास की वो जगह जहां पे अगर कोई छोटा मोटा सा कोई चार्ज जैसे घूम रहा है तो वो या तो खिंच जाएगा उससे या फिर उससे रिपेल हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैथमेटिक्स नहीं आया, अभी जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में हमने बात की है कि कोई भी अगर चार्ज है उसके आसपास का वो रीजन जहां पे कोई और चार्ज आके फील्ड को या फिर आके फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी हम कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हम क्या बताएंगे कि वो कितनी फोर्स के साथ खींचेगा वो चार्ज या फिर कितनी फोर्स के साथ वो रिपेल होगा। सबसे पहले तो सही डेफिनेशन समझ में आए। तो उस दिन Yes, हमने sir. लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट रीजन अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर अदर इलेक्ट्रिक चार्जेस दे एक्सपीरियंस सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। राइट? अब तुम सोच के देखो, मान लो तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसका मास, जिसका चार्ज है क्यू, तो इसके आसपास का कुछ फील्ड होगा, इसके आसपास इसने बना रखा होगा। अगर कोई ऐसे छोटू सा चार्ज यहाँ पे जा रहा है, एकदम से वो इफेक्ट हो जाएगा इसकी वजह से, या तो अट्रैक्ट हो जाएगा या फिर वो रिपेल हो जाएगा। अब मान लेते हैं बहुत यहाँ बहुत पे ज्यादा ब्लर दिख रहा है. सेकेंड, यहाँ पे ना लाइटिंग का इशू। ओके, गिव मी अ सेकंड ना। Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है मान लो,
और यहाँ पे थोड़ी दूर r डिस्टेंस पे एक छोटू चार्ज है यहाँ पे पड़ा Q0। मैं छोटू चार्ज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है कि भाई इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अपना ही अलग से छोटा सा घेरा बना के बैठ जाए, बोले कि भाई मेरे घेरे को भी कंसिडर करो, तो हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। और यहाँ से डिस्टेंस दोनों का कितना है r। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स इस छोटू चार्ज पे लग रही होगी, दैट फोर्स वुड बी इक्वल टू k बड़ा चार्ज into छोटा चार्ज divided by the square of the distance between them, r square। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is the force experienced by a test charge, is the force experienced by the test charge divided by the value of that test charge। मतलब यहाँ पे अगर 1 कूलम चार्ज होता तो मैं यहाँ पे 1 कूलम लिख देता, यहाँ पे अगर 2 कूलम चार्ज होता तो मैं इसको 2 कूलम लिख देता। तो अगर ये Q0 को मैं उठा के इधर ले जाऊं, Q0 को मैं उठा के इधर ले जाऊं, so this term is called as the electric field intensity। Yes, sir. Okay, so electric field intensity is the force experienced by a unit charge divided by the unit charge की magnitude। So kq by r square is the electric field intensity of this particular charge। तो अब तो मेरे को एक बात बता दो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस चार्ज की, ये वेरी करती रहेगी डिस्टेंस के हिसाब से, नीचे r स्क्वायर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होगी, यहाँ पे थोड़ी और कम हो जाएगी, यहाँ पे थोड़ी और कम हो जाएगी, ऐसे कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, इंफिनिटी पे जाके ये जीरो हो जाएगी। Yes, sir. Yes, and electric field intensity, is it a scalar or a vector? It is a scalar or a The question, is it a scalar quantity or a vector quantity? देखो यहाँ पे मैंने एरो बनाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is actually the force experienced by a test charge, मतलब it's a vector quantity। vector. मान लो ये चार्ज होता, ये पॉजिटिव, और ये हमारा टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, तो ये फोर्स किस तरफ एक्सपीरियंस करेगा? इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट डायरेक्शन में, रिपल्सिव फोर्स। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं और हमें उसकी एक डायरेक्शन बतानी है। और ये फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में भी। तो एक बार हम एक काम करते हैं, इसको नोट कर लिया तुमने? Yes, sir. एक हम क्वेश्चन लिखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम कुछ डिफरेंसेस लिखते हैं जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे electrical। Okay, I think there's a problem with my mark। So first of all, gravitational field जो intensity होती है, it is always because of a mass। And electrical field जो intensity होती है, it is always because of a charge। Charge. Okay, पहला डिफरेंस तो बड़ा सिंपल क्लियर हो गया। फिर मेरे को पता है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है, द वैल्यू इज, अच्छा इसकी वैल्यू निकालेंगे पहले। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे निकालते हैं? फोर्स इज इक्वल टू g इनटू मास इनटू टेस्ट मास अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो ये टेस्ट मास को अगर मैं उठा के यहाँ पे ले लूं, तो दिस इज फोर्स बाय टेस्ट मास is gm by r square। this is called the gravitational field intensity। Field intensity. और चार्ज में this E is equal to force divided by the test charge, which is also equal to Q, I'm sorry, K Q by R square। R square. ठीक है जी, कोई और डिफरेंस बता दो दोनों में?
कोई और डिफरेंस दोनों में? हम्म, सर ग्रेविटेशन इंटेंसिटी हमेशा नीचे की ओर खींचेगी हाँ यस 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 एंड नीच यस एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो रोटेट भी कर सकती है और स्ट्रेट भी जा सकती यस 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 वेरी गुड नीचे डायरेक्शन की तरफ यस यस तो मतलब जो भी कोई मास है, मान लो यहाँ भी कोई बड़ा सा मास पड़ा था, तो कोई और भी अगर मास इसके रेंज में आ गया तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वजह से ये हमेशा खींचा आएगा इसकी तरफ। लेकिन यस सर इलेक्ट्रिक वाले केस में ऐसा नहीं, अगर यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा तो हमें पता नहीं ये चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यहाँ पे इसकी रेंज में अगर कोई चार्ज आ गया तो या तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा या फिर इससे वो यस उल्टा भी सर जा सकता है, वो रिपेल भी हो सकता यस है। सर यस चलो जी, नाउ इसको नोट कर लिया तुमने, हटा दो। यस अब तुम सोच के देखो, अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, मैंने ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कि अगर कोई चार्ज पड़े और उसके आसपास कोई टेस्ट चार्ज घूम रहा है तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, हम तब से यही बात कर रहे हैं। दोबारा से बना देता हूँ, मान लो एक ये टेस्ट चार्ज है क्यू, मुझे पता नहीं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव है। तो अगर कोई यहाँ पे टेस्ट चार्ज पड़ा होगा क्यू नॉट, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा विच विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो ऐसे धक्का लगेगा ना। यस सर अगर ये चार्ज यहाँ पे पड़ा होता फिर भी इसको ऐसे धक्का लगता है ऐसे, अगर ये चार्ज यहाँ पड़ा होता तब उसको ऐसे धक्का लगता, लगता ही जाता। एंड इन केस अगर ये चार्ज यहाँ पे होता तो इसको यहाँ पे ऐसे धक्का लगता, यहाँ पड़ा होता तो यहाँ लगता। यस सर अगर ये क्यू नॉट यहाँ पड़ा होता तो अगर यहाँ पे पड़ा होता क्यू नॉट तो यहाँ भी धक्का लगना था। तो द थिंग इज, ये क्यू नॉट कहीं पे भी पड़ा होता इसको बाहर की तरफ एक धक्का लगना था। हम्म? तो ये जो चीज हमने बना दी है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसी इलेक्ट्रिक चार्ज से लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो यस सर इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिक लाइन हमें सिर्फ ये बताती है कि अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, अच्छा क्या मैंने तुम्हें ये बता दिया था कि जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अगर मेरे को क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो हमेशा हमें पॉजिटिव देना, ठीक है। तो यस सर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मेरे को सिर्फ ये बताती है कि मेरा टेस्ट चार्ज है वो किस तरफ जाएगा और कितनी इंटेंसिटी से जाएगा। अब तुम सोच के देखो, अगर टेस्ट चार्ज बिल्कुल पास में होता तो वो ज्यादा जोर से धक्का मारता है ये वाला चार्ज उसको, यस सर तो हमने ये वाला एरो बड़ा बना दिया, फिर उसके बाद मैंने एरो छोटा कर दिया, एरो मेरा छोटा होता जा रहा है आगे आगे जा जा। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यस मेरे को ये बताती है कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसको मैं इस चार्ज की रेंज में सिंपली ऐसे छोड़ दूं तो वो चार्ज किस तरफ फ्लो करेगा। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब मान लो इसकी जगह एक नेगेटिव चार्ज होता है, लेट्स से दिस इज माइनस क्यू। अब अगर ये माइनस क्यू चार्ज है मेरे पास, अगर ये माइनस क्यू चार्ज है तो अगर इसके आसपास कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो ये इसकी तरफ खींचा आएगा, है ना। यस सर तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसकी तरफ ऐसे खींच के आ जाएगा, तो यहाँ पे पड़ा होता है यहाँ से भी खींच के आ जाता है, यहाँ पड़ा होता है यहाँ से भी खींच के आ जाता है। This is electric lines of force for a negative charge. Okay? अब यस सर मान लो मैं तुम्हें एक सिनेरियो दे रहा हूँ, ठीक है, इसको तुम नोट भी कर लेना थोड़ी देर में। नेक्स्ट सिनेरियो दे रहा हूँ तुमको, लेट्स से देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे एक है नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मेरे को एक बार बना के देखना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी बनी। वंस अगेन द डेफिनेशन इज कि अगर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मैंने छोड़ दिया तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इसके लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे बनेगी। सर दोनों तो टेस्ट चार्ज है ही नहीं ना, एक टेस्ट चार्ज होना चाहिए। नहीं नहीं, दोनों चार्ज दूसरे चार्ज है, टेस्ट चार्ज कोई नहीं, टेस्ट चार्ज तुम्हें छोड़ना है, तुम चाहे यहाँ पे रख दो, चाहे यहाँ पे रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। अच्छा मैंने अगर यहाँ रख दिया टेस्ट चार्ज
तो ये इसकी वजह से बाहर को जाने की कोशिश करेगा, लेकिन Yes, sir. ऑल ऑफ अ सडन वो यहाँ पे देखेगा कोई चीज इसको खींच रही है, तो वहां के ऊपर जाता 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 वैसे मुड़ जाएगा। Yes, sir. और अगर कोई चार्ज बिल्कुल यहीं पे है तो वो यहाँ से रिपेल होगा और यहाँ पे सीधा अट्रैक्ट हो जाएगा। Yes, sir. अगर कोई चार्ज यहाँ है, मान लो दूर जाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके बाद वो यहाँ पे आके खींच जाएगा। सिमिलरली अगर कोई नीचे से जाने की कोशिश करेगा तो ये इसको ऐसे खींच लेगा। लेकिन अगर कोई चार्ज यहाँ पे है पॉजिटिव, यहाँ से वो निकल जाएगा बाहर सीधा ऐसे, है ना, क्योंकि यहाँ पे उसकी अट्रैक्टिव पावर बहुत कम है माइनस क्यू की, तो यहाँ से वो सीधा बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज पड़ा तो वो सीधा अंदर आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे इसका फील्ड बहुत कम काम कर रहा है पॉजिटिव क्यू का, तो इधर से इस डायरेक्शन से हर जगह से वो अंदर आ जाएगा, यहाँ से हर जगह से वो बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से कोई जाने की कोशिश कर रहा है तो वो फिर से ऐसे चले जाएगा। ओके? Yes, sir. नाउ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में क्या होता है, अगर तुमने कोई भी पॉइंट ले लिया, मान लो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में मैंने ये पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट पे अगर मेरे को पता करना है कि यहाँ पे अगर कोई टेस्ट चार्ज पड़ा है तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, फोर्स कहाँ लग रही होगी, सो दैट फोर्स वुड बी एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू दिस फोर्स लाइन। Yes. अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज पता है, मेरे को पाथ तो पता चल गया उसका पाथ कि वो यहाँ से जाके ऐसे नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर मेरे को पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को पता करना है कि इस पॉइंट पे कितनी फोर्स लग रही है टेस्ट चार्ज के ऊपर, तो हम वो कैसे पता करेंगे, यहाँ से तुम एक टेंजेंट बना लो, वो टेंजेंट की डायरेक्शन में इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस टेस्ट चार्ज। Yes, sir. ठीक है, ऑल गुड सो फार? Yes, sir. चलो जी, तुम एक 2-3 मिनट लो, इसको सबको नोट करना जो भी कुछ हमने लिखा है, और सेंटेंसेस लिख लेना ये सारे। ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वहां से फोर्स पता चलेगी, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं, ऑल दीस थिंग्स। ओके, अब कुछ और कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं जो वन इज इलेक्ट्रिक डायपोल, और इलेक्ट्रिक डायपोल से भी पहले एक चीज जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है बच्चों को, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टू जस्ट पुट इट इन वेरी सिंपल टर्म्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। अभी अभी हमने बात की कि कोई भी मैंने चार्ज रख दिया तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चार्ज पड़ा है यहाँ पे 10 कूलम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी बार बार, तो 10 कूलम चार्ज में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस coming out of a certain charge is called as electric flux. The total number of electric field lines coming out of a charge is called as electric flux. और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल क्या होता है, we write it as phi. So electric flux is the total number of field lines coming out of the charge. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी चार्ज है यहाँ पे Q कूलम, यहाँ से
तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 तो इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस इसकी यूनिट्स क्या होती है वो हम अभी देख लेंगे बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ लाइंस कमिंग आउट ऑफ एनी चार्ज तुम्हें बुक्स में अलग-अलग डेफिनेशंस मिल जाएंगे तो कंफ्यूज मत होना द सिंपलेस्ट डेफिनेशन इज दिस द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ एनी चार्ज और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं formula to calculate electric flux is the amount of charge जो भी चार्ज है divided by epsilon naught the amount of charge divided by epsilon naught this is how we calculate electric flux the formula for electric flux is charge upon epsilon naught अब मेरे को तुम जल्दी से रिद्धिमा इसकी यूनिट्स बता दो कैलकुलेट करके कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर नहीं न्यूटन तो आया नहीं बीच में कहीं ना कहीं न्यूटन आया ये नीचे एप्सिलॉन नॉट है वो वाला फ्री स्पेस वाला ओके पहले एप्सिलॉन की या एक ही यूनिट्स भी यही होती है ना न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर यस सर और k इज इक्वल टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन मतलब कि 1 by एप्सिलॉन तो 1 by एप्सिलॉन मान लो मैं यहाँ पे 1 लगा दूं तो 1 by एप्सिलॉन की यूनिट्स तो मेरे को पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर तो मल्टीप्लाई बाय q भी तो करना है ना मल्टीप्लाई बाय न्यूटन किया ना सर न्यूटन क्या तो फाइनली क्या यूनिट्स Yes, आ गई बताना है न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम ठीक है ये Coulomb क्या है square. q ना q है ना ये Yes. तो इसकी यूनिट्स क्या होगी q की तो चार्ज की यूनिट तो कूलम ही होती है ना चार्ज की यूनिट तो कूलम होती है लेकिन हमने तो चार्ज की यूनिट क्या की ओके चार्ज इज कूलम राइट तो हमें न्यूटन मल्टीप्लाई नहीं करना था इंस्टेड ऑफ न्यूटन कूलम हमें कूलम मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम कूलम यस नीचे कूलम स्क्वायर था ऊपर एक कूलम मल्टीप्लाई होगा तो एक कूलम कूलम कट जाएगा नीचे एक ही कूलम रह जाएगा यस सही है ना नो प्रॉब्लम ठीक है तो अभी हम इसका एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का so the question is calculate electric flux coming out of one charge and the b part is calculate electric flux coming out of 100 coulomb charge बड़े सिंपल से क्वेश्चन है जल्दी से कर दो Number 30 because this was 1 by epsilon, this is 100 by epsilon. This would be 100 times. That means 1.1 into 10 raised to the power 13 square by. Okay. Now, next is electric field. तो अब तुम बोलोगी यार इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तो किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चीज के आसपास का घेरा होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोई टेस्ट चार्ज लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है जो कि अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज इसको हम लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस
the number of electric lines per unit area. The number of electric lines per unit area. मैं दोबारा से समझाता हूँ एक बार अच्छे से. मान लो मेरे हाथ में ये चार्ज है, ठीक है? इसको ऐसे सिलेंड्रिकल मत लेना, गोल ऑब्जेक्ट मान लो. मान लो ये एक चार्ज है, बॉल की तरह, स्फीयर की तरह, ठीक है? तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही होगी, यहाँ से फोर्स जा रही होगी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, हर जगह भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही होगी. और वो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. फिर मैंने ये भी पढ़ रखा है कि यार जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वहां वहां पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा. अब जैसे ये माउस है, ये जुपिटर को तो खींच नहीं पा रहा, मतलब वहां पे जाके इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कम हो गया. सिमिलरली कोई अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका जैसे हम दूर 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 जाते जाएंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होता जाएगा. ठीक है, तो इसमें से जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस बाहर निकल रही हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और अब हमें देखना है कि किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. तो हम क्या करेंगे, मान लो ये एक माउस है, यहाँ पे मेरे को कैलकुलेट करना है, ये r डिस्टेंस है, यहाँ पे मेरे को कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. तो ये r डिस्टेंस पे मैं एक इमेजिनरी शेल रिज्यूम करूंगा कि इमेजिनरी शेल बना हुआ है इसके आसपास. फिर मैं देखूंगा उस शेल पे कितनी लाइंस पहुंच रही है, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड. और उसे कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस जो निकल रही हैं जिसको हम फ्लक्स भी बोल सकते हैं, जो मैंने ऊपर लिखा है इसको हम फ्लक्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, इसको मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोल सकता हूँ, डिवाइडेड बाय द एरिया जहां पे हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है. ओके, तो अगर मेरे को 2 डायमेंशन में तुम्हें समझाना है, ये नीचे वाला मैं ऊपर वाला इरेज कर दूं, समझाना, नोट कर लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स. यस, ऑलराइट, एक बार मेरे को थम्स अप दे दो. आर यू देयर इन द क्लास प्रतिमा? यस सर. ऑलराइट, परफेक्ट. तो यहाँ पे अगर मान लो एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं 2D में बना रहा हूँ बिकॉज मेरी लिमिटेशन है, क्योंकि मेरे पास ब्लैक बोर्ड है. लेकिन तुम उसको स्पेस में अज्यूम करो कि स्पेस में ऐसे एक चार्ज करो और थोड़ी दूर जाके यहाँ पे r डिस्टेंस पे मेरे को अगर निकालना है r डिस्टेंस पे व्हाट इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पे जाके. तो मैं क्या करूंगा, r डिस्टेंस पे जाके किसी स्फीयर के अराउंड अगर r डिस्टेंस पे जाके मैं ऐसे एक शेल बना लूं तो उसका सरफेस एरिया वुड बी इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर. यस, तो सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर होगा ना, यस सर. राइट. तो अब मेरे को कैलकुलेट करना है कि ये r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. तो उसे कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, यहाँ पे मैं एक शेल बना लूंगा. इसको मैं 2D में बना रहा हूँ क्योंकि मेरी लिमिटेशन है, बट ये एक्चुअली में ऐसा नहीं, ये पूरा स्फीयर के अराउंड ऐसे शेल है पूरा उसके आसपास, और उसका सरफेस एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर. और यहाँ पे अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, सो द फॉर्मूला इज the number of lines, that is electric flux, divided by the area. तो नंबर ऑफ लाइंस का मेरे को फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, and total area at a distance of r would be equal to 4 pi r square. This is how we calculate electric. यस सर. ओके, तो इसको लिख लो थोड़ा सा. इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको मैं बोल सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ लाइंस भी बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया, द सरफेस एरिया एट अ डिस्टेंस r. तो r डिस्टेंस पे सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर. Just take a minute, or it done. डन सर.
अपने पास टाइम थोड़ा सा कम है, उस थिंकिंग कि हम इसको खत्म कर देंगे, बट मुझे लगता है कि अगली क्लास में लगेगी इसमें। So the next thing what we have to discuss is Gauss law. तो Gauss law की सिंपल सी स्टेटमेंट है, वैसे इसके क्वेश्चन ज्यादा नीट आईआईटी जेईई में पूछे जाते हैं, लेकिन बोर्ड लेवल पे अगर तुमसे कुछ पूछा जाएगा तो जस्ट Gauss law का फॉर्मूला प्रूव करने को तुम्हें पूछा जा सकता है। पहले सिंपल सा फॉर्मूला आई थिंक तुम्हें याद भी होगा। सो द फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू अ स्मॉल एरिया is equal to charge upon epsilon. ये है जी गॉस लॉ की स्टेटमेंट, that integration of E ds is equal to q upon epsilon. लेकिन इसे हम थोड़ा सा समझ के देख लेते हैं कि ये बोल क्या है। ये तो है टोटल फ्लक्स, है ना, ये मैंने पढ़ रखा है, ये टोटल फ्लक्स है। यस और अब अगर मेरे को कोई चार्ज दे रहे, अगर मेरे को कोई चार्ज दे रहे, अगर मैं थोड़ी दूर जाके r डिस्टेंस पे एक इमेजिनरी ऐसी शेल बना, तो इसका कुछ सरफेस एरिया होगा। अब इसको हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेट्स से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू E ds इंटीग्रेशन, और ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट मींस जब भी मैं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करूं, लेट्स से आई डू a डॉट b, दिस इज इक्वल टू ab cos of theta. cos yes. So can I write this as E small area into cos of what is the angle between E and ds? मान लो अगर ये छोटा सा एरिया कोई ds, ये अगर कोई छोटा सा एरिया ds है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ दोनों के बीच का एंगल इज 90 डिग्रीज? Yes, sir. And if I do cos 90 here, can I write this as E ds simply? Yes, sir. चलो इतना तो हो गया। अब थोड़ा सा इसको खोलने की कोशिश करते हैं। पहली टर्म इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अभी अभी पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इज द नंबर ऑफ लाइंस अपॉन एरिया। तो नंबर ऑफ लाइंस अपॉन एरिया, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूँ? इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय अ स्मॉल एरिया। और r डिस्टेंस पे एरिया मेरे को पता है कितना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया मेरे को कितना है, r डिस्टेंस पे कितना है, 4 by pi r square इनटू d। ठीक है जी। अब ये ds छोटा ds क्या है कि अगर कोई चार्ज है यहाँ पे q, यहाँ पे कोई ऐसी शेल था उसके आसपास ऐसे, और यहाँ पे छोटा सा अगर कोई एरिया था, दैट वाज कॉल्ड ds। तो अगर मैं जब इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो पहले मैं कांस्टेंट टर्म्स बाहर निकाल लेता हूं, q बाय एप्सिलॉन नॉट 4 pi r स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब छोटा एरिया है ये ds, r डिस्टेंस पे, तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 4 pi r स्क्वायर, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं q बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 pi r square multiplied by integration of ds which is equal to 4 pi r। यहाँ से तुम देखोगे 4 pi r square आपस में कट जाएगा। So I'm simply left with q upon epsilon naught which is also equal to I know पहली बार में ये कभी समझ में नहीं आता। So I don't even expect कि तुम्हें पूरा का पूरा ये याद हो गया होगा। But the thing is, ये तुम्हें बोर्ड के पेपरों में पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये हमें आना चाहिए। मैं तुम्हें वीडियो भी भेज दूंगा इस क्लास के बाद, so that ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हमने कैसे कैसे किया
वो तुम्हें बाद में तुम्हें रिवाइज करने को भी मिल जाए, बट एज ऑफ नाउ एक बार के लिए तुम्हें समझ में आ गया ना सारे स्टेप्स, कहीं पे कोई Yes, प्रॉब्लम sir. तो नहीं हुई ना? No. हमने क्या किया, जो स्टेटमेंट होती है गॉस लॉ की वो ये होती है कि इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने प्रूव करना स्टार्ट किया, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हो गए, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट विद छोटा सा एरिया। तो फिर मैंने डॉट प्रोडक्ट को खोल दिया, मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फिर छोटा सा एरिया इनटू एंगल, मैंने देख लिया एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड था सीधा अंदर या फिर सीधा बाहर, और एरिया था एरिया किसी स्फीयर का, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। फिर मैंने इसको खोल के लिखा a into b into cos 90, cos 90 मेरा 1 बन गया, then this was integration of e ds। फिर उसके बाद e ds को मेरे को पता था e क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस अपॉन एरिया, नंबर ऑफ लाइंस इज q by epsilon naught, a q by epsilon naught अपॉन एरिया। ये पूरी की पूरी टर्म मैंने बाहर निकाल दी and I'm left with integration of ds, and integration of ds I know is 4 pi r square। तो एंड में मैंने देखा भाई मेरा 4 pi r square और 4 pi r square कट गया, I was simply left with q upon epsilon, और यही हमारा राइट हैंड साइड था, और यही मेरा गॉस लॉ का प्रूफ। ये तुम्हें बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, और ये ऑलमोस्ट पूछा जाता है हर बार, लाइक ऑल्टरनेट ईयर्स पे ये पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। You can note this down, you have 3-4 minutes, फिर उसके बाद हम इसका लास्ट टॉपिक करेंगे आज का इलेक्ट्रिक डाइपोल। So the next topic that we have is electric dipole। ठीक है जी, so first of all as the name suggests dipole, dipole का मतलब क्या होता है? हाँ जी, Two poles. two poles, yes, dipole is two poles, Yes. और equal and opposite, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो मतलब डेफिनेटली हम चार्जेस की बात कर रहे होंगे कि दो चार्जेस होंगे इक्वल एंड ऑपोजिट। मान लो मेरे पास एक चार्ज है +5 कूलम, वो यहाँ पे पड़ा है, और एक चार्ज है -5 कूलम, वो यहाँ पे पड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, as simple as that। Yes, sir. So electric dipole is a pair of equal and opposite charges। अब इसमें थोड़ा सा और इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, इन्होंने बोला कि द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू चार्जेस इज, वो डिस्टेंस को इन्होंने ले लिया 2a। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a। ओके, Yes. ये तो मैंने +5 ले लिया, अगर मेरे को जनरल टर्म्स में बोलना है, so electric dipole is a positive charge plus q and a negative charge minus q if they both are separated by a distance of 2a, then this is what we call as an electric dipole। और electric dipole में अब हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं। The first one is called as dipole length, and second term what we have is dipole moment, dipole length and dipole moment। Dipole length is really simple। Dipole length is the distance between the positive and the negative charge। So in this case, dipole length is simply equal to 2a। Dipole length is the distance between the positive and the negative charge। ये distance इन दोनों के बीच में, that is dipole length। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये डिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर्स, एंड इट्स अ स्केलर। लेकिन अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूं, सो डाइपोल मोमेंट बी सिंबलाइज दिस विद p, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए मैंने p के ऊपर एक एरो बनाया है। सो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई भी जो डाइपोल होता है उसका मोमेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी तो मेरे को इसकी दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड, फिर इसकी डायरेक्शन।
तो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हम कैसे करते हैं? सो P इज इक्वल टू, जो ये चार्ज है Q, दोनों सेम ही है, प्लस Q माइनस Q, तो जो ये चार्ज हो गया Q multiplied with the distance between the two, or dipole length. Dipole length is 2a. So Q2a, Q2a is the magnitude of the dipole moment. Okay, Q2a is the magnitude of the dipole moment. अब next चीज आ गई इसकी direction. So the direction of dipole moment is always, अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरफ बनेगी? पॉजिटिव अगर टेस्ट चार्ज रखें तो यहाँ से जंप करके वो इधर जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना? ये होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इससे ऑपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, मतलब कि फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू, okay, so magnitude of dipole moment is Q times 2a and direction is from negative to positive. अगर तुम केमिस्ट्री में भी ये पढ़ रहे हो तो उसके साथ इसको कंफ्यूज मत करना, बिकॉज केमिस्ट्री में कभी-कभी क्या होता है कि इसकी जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाती है। तो पूरा अच्छे से तुम इसकी बाइफर्केशन करके रखना, कहाँ तुम्हें केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ फिजिक्स का है, ठीक है? तो जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम फिजिक्स में पढ़ेंगे उसमें तुम्हारी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन विल ऑलवेज बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इसकी जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज Q2a। तो फॉर एग्जांपल इस केस में मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वाज 20 मीटर, तो इस केस में डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाता? सो एक चार्ज 5 into 20 which gives me 100. ओके, 100 के बाद क्या लिखूं, इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम मीटर। कूलम मीटर, वेरी गुड, द यूनिट इज कूलम मीटर। और इस केस में ये P की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू -100 I कूलम मीटर। यस सर। ऑलराइट, मिनट 2 मिनट लो, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, और वो तुम्हें पूरा खुद से करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो क्या डाइपोल मोमेंट कभी तुमने कोई देखा है डाइपोल? लाइक चलो जिंदगी में तो नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने एग्जांपल ऑफ डाइपोल जहां पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, कुछ डिस्टेंस पे रखे हो, कोई एग्जांपल है किसी डाइपोल की? डाइपोल के एग्जांपल्स, हाँ, कहीं केमिस्ट्री में फिजिक्स में हमें आज तक हमने पढ़ा है कोई डाइपोल बन गया? Not really. Okay, so one simple hint for you is, कल परसों हम बात कर रहे थे चार्जिंग की, कि हम इंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं, कंडक्शन से कर सकते हैं, फ्रिक्शन से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल दी, मान लो मेरे पास एक प्लास्टिक का कॉम्ब है और एक मेरे पास सिल्क क्लॉथ है, मैंने दोनों को आपस में रब कर दिया, तो जब मैंने रब कर दिया तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के दूसरी जगह पे चला जाएगा, है ना? Yes sir. तो मान लो मेरे पास एक ग्लास रॉड है, दिस इज अ ग्लास रॉड, और फिर उसके बाद मेरे पास एक सिल्क क्लॉथ है, दिस वाज अ ग्लास रॉड, यहाँ पे एक सिल्क क्लॉथ, मैंने दोनों को आपस में रब करना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने आपस में रब करना स्टार्ट कर दिया, लेट्स इमेजिन वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस ग्लास रॉड वो जंप मार के चला गया सिल्क क्लॉथ के ऊपर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो सिल्क क्लॉथ पे अभी चार्ज आ गया दैट इज -1 कूलम? -1, यस सर। और क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ जो ग्लास रॉड पे चार्ज आ गया वो है +1 कूलम? यस सर। क्या ये दोनों चार्जेस इक्वल है, +1 कूलम और -1 कूलम? मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, डायरेक्शन में ऑपोजिट भी है, सो दिस इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। लेकिन हम इसको डाइपोल नहीं बोलते क्योंकि ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करके तुम अलग अलग रख दोगे, ठीक है?
है ना, तो उसमें एक फिक्स्ड Yes. डिस्टेंस नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स डाइपोल हमारा कहाँ पे बनता है, मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री में जो हम मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक Na और Cl, एक है सोडियम और एक है क्लोराइड। तुम्हें पता है सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो उसका बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा जंप मारने को तैयार बैठा रहता है ना, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। इसका जो होता है 281 होता है ना इसका, एंड दिस इज 287, है ना। Seven. या Yes. तो जो सोडियम है, सोडियम भाई एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा तैयार बैठा रहता है कि कोई बंदा मेरे से आके एकदम से इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि जैसे ही इसका एक इलेक्ट्रॉन छूटेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये ढूंढता रहता है किसी ऐसे बंदे को, किसी नॉन मेटल को ढूंढता रहता है जिसको ये अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते। और क्लोरीन एक ऐसी चीज है जो किसी ऐसे बंदे को ढूंढती रहती है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सके। तो सोडियम और क्लोरीन दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को, यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक, उस तरह का केस है। तो दोनों आपस में जब मिलेंगे, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। सो दिस सोडियम हैज नाउ 1+ कूलम चार्ज, क्योंकि एक प्रोटॉन ज्यादा है इसके पास। और क्लोरीन के पास क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा -1। Minus. लेकिन ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को तो तुमने आपस में फेंक दिया था, लेकिन जब NaCl का तुमने नमक बना दिया एक बार, तो ये सोडियम और क्लोराइड आपस में जुड़ जाएंगे, ये एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। जिसको तुम अपना नमक बोलते हो ना, टाटा वाला, ये एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब ये मॉलिक्यूल आपस में पूरा बंधा हो, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज फिक्स्ड। Now this is a positive charge and this is a negative charge. ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, एंड वाले इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, और दोनों के बीच में एक फिक्स्ड डिस्टेंस है 2a, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। Yes. Sir. NaCl, HCl, any metal with a non-metal। कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे फेरस क्लोराइड, क्या करते हैं, दो मेटल्स दे देते हैं आपको, दो इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास है कि कॉपर ऑक्साइड लाइक दिस। अब इसमें क्या है कि एक एलिमेंट अपने दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इधर दे दिया इलेक्ट्रॉन, एक उधर दे दिया इलेक्ट्रॉन। इधर भी डाइपोल बना हुआ छोटा सा, इधर भी डाइपोल बना हुआ छोटा सा, और दोनों डाइपोल ऐसे ऐसे दोनों आपस में ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं। So the simplest example of a dipole is NaCl, जिसमें एक मेटल एक नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रही है। एक मेटल अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को दे देती है, मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, नॉन मेटल के पास नेगेटिव आ जाता है, और दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं डाइपोल। Alright, all good? Yes, sir. Alright, तो अभी तुम्हें एक क्वेश्चन में डाइपोल कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसके लिए मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा कार्टेशियन प्लेन बना रहा हूं। ये NaCl है, दिस इज NaCl molecule। NaCl molecule क्या है? Let's say this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो NaCl रैंडम, यहां पे दे लो तुम +1, ओरिजिन पे पड़ा है +1 कूलम चार्ज, and let's say this is 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, यहाँ पे 10 10 पे, this point is 10, सब कुछ मीटर्स में है, ठीक है, ताकि तुम्हें कन्वर्ट ना करना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें मीटर्स में दूंगा। यहाँ पे था +1 कूलम चार्ज, यहाँ पे -1 कूलम चार्ज, Charge. -1 कूलम चार्ज। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो डाइपोल बन गया ये हमारा, डाइपोल बन गया। Yes, sir. माय क्वेश्चन Yes, इज, sir. तुम्हें प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में मेरे को बताना है, व्हाट इज कैलकुलेट p इन प्रॉपर वेक्टर फॉर्म, तुम्हें ij के फॉर्म में मेरे को बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p।
1 minute. So the question is, तुम्हें P की डायरेक्शन पता करनी है, लाइक प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में तुम्हें पता करना है उसका मैग्नीट्यूड क्या और डायरेक्शन क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए मेरे को P का फॉर्मूला पता है। P का फॉर्मूला इज चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल। सही है ना? Yes. So charge is 1 coulomb and what is the distance between these two charges? Distance कितना होगा? 2 root 10. 2 root 10, right? हाँ, 2 root 10 और 10 root 2. Yeah, 10 roots. So 10 root. So this is 10 root 2. तो अल्टीमेटली ये आ गया 10 root 2. इसकी यूनिट्स क्या होगी? कूलम मीटर, है ना? coulomb. तो ये आ गया जी डाइपोल की मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया 10 root 2 कूलम मीटर और इसकी डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना? Yes. तो ये जो P आ गया इसकी डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव 10 root 2, मतलब यहां से लेके इधर नीचे की तरफ 10 root 2। लेकिन मेरे को क्या बोला इन्होंने कि IJ के फॉर्म में बताओ। तो अगर मेरे को IJ के फॉर्म में बताना है कि अगर कोई वेक्टर ऐसे नीचे की तरफ है 10 root 2, तो क्या मैं इसके दो कंपोनेंट्स बना सकता हूँ? एक इसका कंपोनेंट होगा यहाँ पे लेफ्ट की तरफ, एक इसका कंपोनेंट होगा नीचे की तरफ, और वो दोनों कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। इधर भी होगा -10, इधर भी होगा -10। तो जो P अल्टीमेटली मेरा निकल के आ गया वो होगा एक तो लेफ्ट की तरफ -10 I cap -10 coulomb meter. This is the dipole in proper IJ form. ठीक है रजनी? Yes, sir. All right, so this was all in chapter number 1. हमने बहुत ज्यादा डिटेल में IIT JEE या नीट की बातें नहीं की, हमने बेसिक जो तुम्हें बोर्ड के सिलेबस में पूछा जा सकता है वो सारी बातें की। एंड टुमारो इज टेस्ट 4 PM। Yes. ठीक है, तो उसमें भी सिर्फ सिंपल से क्वेश्चंस होंगे। मैं तुम्हें ये वीडियो भेज दूंगा, एक बार तुम वीडियो को रिवाइज कर लेना। एंड वंस अगेन टेस्ट विल स्टार्ट एट 4। तुम 5 बजे से पहले मेरे को आंसर्स भेज देना। सब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, अभी हम ऑब्जेक्टिव शुरू नहीं कर रहे। हम बाद में जब सब ये हमारा बोर्ड की प्रिपरेशन होगी उसके बाद हम विल स्टार्ट विद ऑल द एमसीक्यूज एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है जी? Yes, sir. Alright, Ridhima, that was all from my side. कोई doubts हुआ, questions हुआ, तुम मेरे को WhatsApp पे पूछ सकती हो। And we'll see you on Tuesday 4 PM. ठीक है? Yes. Alright, bye bye. Bye, sir.